नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निर्णय को लेकर चयनित छात्र लामबंद हो गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के बाहर छात्रों ने मुंडन संस्कार कराया। यूके SSC के निर्णय के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक परीक्षा स्तरीय वन दरोगा सचिवालय रक्षक की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है। लिया है। मैं भी वन दरोगा में सिलेक्टेड हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, जिसमें अगर कुछ क्लिकिंग की दिक्कत आती है, मतलब जैसे कि जो 8 इनमें पकड़े गए थे वो सिलेक्टेड नहीं है। पहली बात तो ये 316 जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए उनमें से कोई भी धांधली वाला नहीं है। उनमें से कोई STF ने कहा है कोई अब तक पकड़ा नहीं गया, फिर भी हमारी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। हर रूम में CCTV कैमरे होने के बाद जब STF अभी जांच कर रही है तो इन्होंने किस बेस पर हमारी भर्ती कैंसिल कर दी? चीटिंग। पहले हमारा जो ये थी ये साइबर को दिया गया था कि संदेह था कहीं इसमें कंप्यूटर हैक करके या इस टाइप से ने कुछ किया। साइबर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कंप्यूटर वगैरह कुछ हैक नहीं हुआ है। मैं वन दरोगा में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ और हमारा जो रिजल्ट आया था वो पिछले साल 8 जनवरी को आया था। उसके बाद इन्होंने हमारा फिजिकल करवाया जून में। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद में इन्होंने बोला कि अब जांच के पास में चला जाएगा, STF के पास में। जबरदस्ती हमारा जांच पे दिया गया, जबकि कोई इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं पाया गया है कि उसने किसी को कोई घूस दी हो या कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। और हमने बहुत सारे मीडिया चैनल में पहले भी अपने कई बार बोला है इस बात को। मैंने हर बार कहा था कि अगर किसी ने गलती करी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, बाकी लोग निर्दोष लोगों के साथ न्याय करो। हमने कहा कि अगर आपको दिक्कत है, अगर हम कहीं दोषी हैं तो हम जांच करो ना, CBI जांच कराओ। STF जांच कर रही है, STF ने अगर जांच नहीं कर पाई तो STF को किस बात का इनाम दिया गया, क्या अवार्ड दिया गया? हाई कोर्ट में जब माननीय भुवन कापड़ी जी गए थे हाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने जवाब वहां दाखिल करा कि हमने पूरी जांच कर ली है, तो आज क्यों पेपर कैंसिल कर दिया गया? सरकार ने 3 भर्तियां जो रद्द की है, वीडियो वन दरोगा, दोनों में मेरा सिलेक्शन था। अब आप सर आप ये बताइए कि मैंने जो इतने संसाधन लगाए हैं, मैं इतने दिनों से जो है देहरादून में किराए पे रह रहा हूँ और इतना पैसा खर्च किया, सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। सरकार इस लाल कोठी में 2014 से लोग बैठे हुए हैं, जब इनकी बस की एग्जाम करवानी नहीं है, क्या सरकार ने उनका रिकवरी मारा है? सर सिर्फ उनको सस्पेंड कर देती है, लेकिन रिकवरी मारा है क्या उनका? हमारा पैसा जो खर्च हुआ है उसका क्या है सर? जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, मेरे 3 अनमोल साल जो है इन्होंने बर्बाद कर दी, इसकी जवाबदेही कौन है? मैं तो केंद्र के एग्जाम की तैयारी कर लेता। उत्तराखंड का लॉलीपॉप क्यों पकड़ाया मुझे? उत्तराखंड चुनाव में क्यों पकड़ाया? पूरे प्रदेश को क्यों पकड़ाया है? हमारे साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। मतलब हमारी जो परीक्षा है वो इसकी वजह से कैंसिल हो रही है, तो उसका कोई बेस ही नहीं है। हमारा जो पेपर है ना वो ऑनलाइन पेपर हुआ था, यूपी में भी सेम पेपर हुआ था, NSCIT ने सेम पेपर कराया था सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। वहां पर भी 620 बच्चे पकड़े गए थे, पर आज उन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है और हमारा उत्तराखंड आज हमें बोल रहा रद्द हो रहा है। अरे इनकी कमी की वजह से, लैक ऑफ द सिस्टम की वजह से, सिस्टम लैक कर रहा है, बच्चे लैक नहीं कर रहे। बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेपर देना। हम थोड़ी ना जानते STF आएगी तुम्हें 15 लाख रुपए मिले जाएंगे। वी डोंट नो दैट। उधर यूके SSC के परीक्षाओं को लेकर आयोग ने शुक्रवार को एक अहम निर्णय लिया है। आयोग ने 3 परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया है, जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अब अभ्यर्थियों ने यूके SSC के कार्यालय का घेराव किया है। आयोग के अध्यक्ष JS मुर्तालिया ने बताया कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का नाम नकल प्रकरण में आया है उन्हें इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो चीज़ें थी, जो LT वाले एग्ज़ाम है वो तो कल हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, 9 तारीख से उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा 3 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें FIR हुई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन STF वाले कर रहे हैं, जिसमें स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, वन दरोगा है और सचिवालय रक्षक है। ये इन सारे एग्ज़ामों को स्थगित करते हुए इसकी पुनः परीक्षा, दोबारा परीक्षा ली जाएगी इन बच्चों की।
और ये मार्च में संभवतः से 2-3 सप्ताह में हम लोग करेंगे उनके लिए। इसके अलावा 7 भर्तियाँ और हैं हमारे पास जो हमको करना था, लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा, हमारे साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। मतलब हमारी जो परीक्षा है वो इसकी वजह से कैंसिल हो रही है, तो उसका कोई बेस ही नहीं है। हमारा जो पेपर है ना वो ऑनलाइन पेपर हुआ था, यूपी में भी सेम पेपर हुआ था, NSEIT ने सेम पेपर कराया था सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, वहां पर भी 620 बच्चे पकड़े गए थे, पर आज उन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है और हमारा उत्तराखंड आज हमें बोल रहा रद्द हो रहा है। अरे इनकी कमी की वजह से, लैक ऑफ द सिस्टम की वजह से, सिस्टम लैक कर रहा है, बच्चे लैक नहीं कर रहे, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेपर देना। हम थोड़ी ना जानते STF आएगी तुम्हें 15 लाख रुपए मिले जाएंगे, वी डोंट नो दैट। सरकार ने 3 भर्तियां जो रद्द की है, वीडियो वन दरोगा, दोनों में मेरा सिलेक्शन था। अब आप सर आप ये बताइए कि मैंने जो इतने संसाधन लगाए हैं, मैं इतने दिनों से जो है देहरादून में किराए पे रह रहा हूँ और इतना पैसा खर्च किया, सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। सरकार इस लाल कोठी में 2014 से लोग बैठे हुए हैं, जब इनकी बस की एग्जाम करवानी नहीं है, क्या सरकार ने उनका रिकवरी मारा है? सर सिर्फ उनको सस्पेंड कर देती है, लेकिन रिकवरी मारा है क्या उनका? हमारा पैसा जो खर्च हुआ है वो उसका क्या है सर? जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, मेरे 3 अनमोल साल जो है इन्होंने बर्बाद कर दी, इसकी जवाबदेही कौन है? मैं तो केंद्र के एग्जाम की तैयारी कर लेता, उत्तराखंड का लॉलीपॉप क्यों पकड़ा है मुझे? उत्तराखंड चुनाव में क्यों पकड़ाया? पूरे प्रदेश को क्यों पकड़ाया है? और हमने बहुत सारे मीडिया चैनल में पहले भी अपने कई बार बोला है ये बात को। मैंने हर बार कहा था कि अगर किसी ने गलती करी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, बाकी लोग निर्दोष लोगों के साथ न्याय करो। हमने कहा कि अगर आपको दिक्कत है, अगर हम कहीं दोषी हैं तो हम जांच करो ना, CBI जांच कराओ, STF जांच कर रही है, STF ने अगर जांच नहीं कर पाई तो STF को किस बात का इनाम दिया गया, क्या अवार्ड दिया गया? हाई कोर्ट में जब माननीय भुवन कापड़ी जी गए थे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने जवाब वहां दाखिल करा कि हमने पूरी जांच कर ली है, तो आज क्यों पेपर कैंसिल कर दिया गया? मैं वन दरोगा में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ और हमारा जो रिजल्ट आया था वो पिछले साल 8 जनवरी को आया था। उसके बाद इन्होंने हमारा फिजिकल करवाया जून में। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद में इन्होंने बोला कि अब जांच के पास में चला जाएगा, STF के पास में। जबरदस्ती हमारा जांच पे दिया गया, जबकि कोई इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं पाया गया है कि उसने किसी को कोई घूस दी हो या कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। फुलगुथलिया है, मैं भी वन दरोगा में सिलेक्टेड हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, जिसमें अगर कुछ क्लिकिंग की दिक्कत आती है, मतलब जैसे जो 8 इनमें पकड़े गए थे वो सिलेक्टेड नहीं है। पहली बात तो ये 316 जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए उनमें से कोई भी धांधली वाला नहीं है, उनमें से कोई STF ने कहा है कोई अब तक पकड़ा नहीं गया, फिर भी हमारी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। हर रूम में CCTV कैमरे होने के बाद जब STF अभी जांच कर रही है तो इन्होंने किस बेस पर हमारी भर्ती कैंसिल कर दी? चीटिंग। पहले हमारा जो ये थी ये साइबर को दिया गया था कि संदेह था कहीं इसमें कंप्यूटर हैक करके या इस टाइप से ने कुछ किया। साइबर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कंप्यूटर वगैरह कुछ हैक नहीं हुआ है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की आते वक्त उनके सड़क हादसा हो गया, जिसमें वो घायल हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही देश भर में उनके प्रशंसक काफी आहत हुए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने के लिए मां मनसा देवी मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही मां मनसा देवी मंदिर में ऋषभ पंत के लिए तब तक अनुष्ठान किया जाएगा जब तक ऋषभ पंत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के रत्न हैं, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं और जब हमें सुबह उनकी सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना मिली, इससे हमें काफी दुख पहुंचा। इसलिए हमारे द्वारा मां मनसा देवी मंदिर में उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ऋषभ पंत जब तक ठीक नहीं होते तब तक अनुष्ठान किया जाएगा। हमारे रुड़की के नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड के रतन है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जब हमें सुबह ये घटना का पता लगा तो हमें बहुत दुख हुआ, तो आज हमने मनसा देवी में उनके लिए पूजा, विशेष पूजा की है। मैं माँ भूति से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से जो है अपना काम
उधर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क हादसे को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया भ्रामक संदेश वायरल कर रहे हैं। सुबह हुई सड़क दुर्घटना के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत का सारा सामान अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया। हरिद्वार पुलिस उक्त तथ्यों का खंडन कर रही है। घटना के कुछ ही क्षणों बाद मौके पर पहुंची एसपी देहात ने प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के लोगों से सारी जानकारी ली और बताया कि इस प्रकार की कोई भी बात प्रकाश में नहीं आई है। जबकि हॉस्पिटल में शुरुआती इलाज के दौरान ऋषभ पंत ने खुद बताया कि एक बैग के अलावा सारा सामान गाड़ी के साथ जल गया है। हरिद्वार पुलिस ने उक्त सूटकेस और मौके से प्राप्त नकदी, ब्रेसलेट और चैन ऋषभ पंत की मां को सुपुर्द कर दिया है। जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुंच गए थे वहां मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई है उसमें पता चला है कि जो उनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया है कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूंकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फोन किया गया था, फोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट है, पुलिस भी पहुंच गई थी। उधर दिल्ली से रुड़की आते वक्त भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पंत घायल हो गए। उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। ऋषभ के माथे और पैर पर चोट आई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बता दें कि कार में ऋषभ पंत अकेले थे और वह खुद गाड़ी चला रहे थे। जिस स्थान पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां ब्लैक स्पॉट है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। और बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से इस मामले की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH 58 पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि ऋषभ दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। ऋषभ को 108 की मदद से उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक इलाज के बाद ऋषभ को देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब ऋषभ की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ऋषभ खतरे से बाहर हैं। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के लोगों से बातचीत की और कहा कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं
और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। उधर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की मां को आज श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में विधायक समेत नेताओं ने शिरकत की, जहां पर पीएम की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो बता दें कि आज सुबह पीएम की मां का निधन हो गया था, जिसके बाद आज देहरादून में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां पर विधायकों समेत सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और इस दौरान सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उधर खबर देहरादून से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां हीराबेन के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शोक संदेश में ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद खबर मिली है। सीएम ने बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की कि पीएम और समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति दे। तो पीएम के मां के निधन पर सीएम ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस दुख की घड़ी पर प्रधानमंत्री समेत उनके परिवार वालों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो पीएम के मां के निधन पर सीएम की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीएम और उनके परिवार के लिए वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल सीट से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत संसद के शून्यकाल में उत्तराखंड की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भांति संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि जिस प्रकार पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उसी प्रकार उत्तराखंड की भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अपनी बोली भाषा उसको भी संवैधानिक दर्जा मिले, 8वीं अनुसूची में आए, ये डिमांड मेरी थी पार्लियामेंट के अंदर और ये जनता की डिमांड है। क्योंकि जिस तरह अन्य स्टेटों के अंदर वहाँ की भाषा चाहे उड़िया हो, मलयालम हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, ऐसे बहुत सारे स्टेटों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि पौड़ी से है, जहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के पास का है, जहां एक प्राइवेट कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक अध्यापिका चित्रा कनौजिया की मौके पर ही मौत हो गई और उनके पति को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।
वहीं हरिद्वार में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मैदानी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जोरों पर है और इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि तापमान के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने वाले ऑब्जर्वेटरी सेंटर ने 28 दिसंबर का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया, जो कि अभी तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से लोगों का घर से निकलना कम हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हरिद्वार में पिछले कई सालों से ऐसी ठंड नहीं पड़ी थी। ठंड कम होने पर ही जनजीवन सामान्य हो सकेगा। क्योंकि 28 से पहले 1 डिग्री टेम्परेचर रहा और 28 तारीख को ही अभी आपने देखा -0.6 रहा है। तो ठंडा तो है ही बहुत ज़्यादा। न्यूनतम माइनस में कभी कभी 4 साल 5 साल में ऐसा अक्सर देखा गया है। आमतौर पर नहीं जाता। आमतौर पर नहीं। तो अभी की इस बार की सर्दी को हम कह सकते हैं कुछ रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। और ये सिर्फ 2-3 दिन में ही 26, 27, 28 3 दिन में ही ये इतनी सर्दी पड़ी है। और ठंड का प्रकोप आगे बढ़ना ही है। इस तरह की परेशानी हो रही है भाई, ये अलाउ नहीं है चलाने के लिए। कम से कम रोड के किनारे कहीं ना कहीं गरीब आदमी बैठ जाता है अलाउ को देखते हुए, और अलाउ के प्रति जो है आदमी थोड़ा सहारा मिल जाता। मौसम रहता था, मतलब इस बार ज़्यादा कैसी ठंड हो रही है? इस बार ज़्यादा ठंड हो रही है। आग जला के सेक रहे, इसी चक्कर में आग जला रहे हैं। ठंड आ गई है। समय से पहले आ गई, इसीलिए आग जला के सेक रहे हैं भाई। अब बचना तो है ना, ठंड से तो बचना ही है, क्या करें बताओ। यही सहारा होता है गरीब आदमी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कालागढ़ से है, जहां नए साल के मौके पर वन्यजीव की तस्करी को लेकर जंगलों में घुसपैठ की आशंका को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में गश्त की गई। आला अधिकारियों की देखरेख में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ और सोना नदी और पाखरो रेंज में गश्त की गई। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सीमावर्ती इलाकों में मौजूद नदी और नालों समेत जंगलों में प्रवेश के प्रचलित संवेदनशील मार्गों पर गश्त की गई। वहीं वन कर्मियों की ओर से डेरों और झालों की तलाशी भी की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज, बोरगट्टी रेंज और पाखरो रेंज की एक संयुक्त गश्त ऑब्लिक फ्लैग मार्च किया गया, जो यूपी के वीरमानवाला, भोगपुर और बड़ापुर के एरिया को कवर करता हुआ यह भोगपुर में पहुंचा है, जिसमें हम यहाँ पे मास्टर साहब के घर पे हम खड़े हैं और इनके द्वारा हमारे जितने भी लोग हैं उनको ठंड से बचने के लिए एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज, बोरगट्टी रेंज और पाखरो रेंज की एक संयुक्त गश्त ऑब्लिक फ्लैग मार्च किया गया, जो यूपी के वीरमानवाला, भोगपुर और बड़ापुर के एरिया को कवर करता हुआ यह भोगपुर में पहुंचा है, जिसमें हम यहाँ पे मास्टर साहब के घर पे हम खड़े हैं और इनके द्वारा हमारे जितने भी लोग हैं उनको ठंड से बचने के लिए एक कैप और एक ग्लव्स दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।